हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मेंस करंट अफेयर सीरीज सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को। अभी रिसेंटली एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में रहा है, जानेंगे कि क्या कारण है इसके पीछे, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस, सभी फैसेट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले जानेंगे दैट व्हाई अभी रिसेंटली क्यों आपका एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज में रहा है। ठीक है, सो रीजन क्या है कि भाई रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 2019 में फाइल की एक पीआईएल को रिस्पॉन्स करते हुए कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक, आपका पॉलिसी का ये मैटर है और इसीलिए कोर्ट्स को कोई डायरेक्शन इससे संबंधित नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट द्वारा प्रेशर ये डाला जा रहा था। सरकार का ये मानना है कि भाई स्पेशली यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेक्स्ट में, बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत बड़ी सपोर्टर है जुडिशरी। ठीक है, और कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे केसेस में अपनी बात, अपनी जजमेंट्स दी हैं जिसका प्रभाव जो है फर्दर गवर्नमेंट पे पड़ता है। जैसे शाहबानो का केस था जिसे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे। तो ये कुछ है, थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है अभी मैटर, क्या इसमें फर्दर होता है ये जो है ये डिस्कस करने वाली चीज है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की, कहां पर हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड के कंटेक्स्ट में बात की गई है, क्या मीनिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, सो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि आपके आर्टिकल 36 टू 51 मेंशन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आर्टिकल 44 में देयर इज अ प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं एज मेंशन अंडर आर्टिकल 37 कि भाई ये नॉन जस्टिसेबल हैं। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं रहता या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता। दीज आर द फाइन डायरेक्शंस टू द स्टेट्स कि आप भाई ये काम करेंगे तो एक कल्याणकारी राज्य का आप निर्माण कर सकते हैं, और उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड एक आइडियल लॉ की तौर पर देखा गया है। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जानेंगे कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली टॉक अबाउट और प्रोवाइड्स अ सिंगल लॉ फॉर द एंटायर नेशन, कि पूरे देश में एक समान कानून ही लागू होने चाहिए। ठीक है, अब इंडिया के कंटेक्स्ट में जब हम बात कर रहे हैं, द आइडिया इज वेरी फाइन, बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। द रीजन बिहाइंड इज दैट इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस नेशन, बहुत से धर्मों के लोग यहां पर एक साथ रह रहे हैं और सभी रिलीजन्स जो है उनके अपने कानून हैं। ठीक है, जैसे आपका हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, या आपके मुस्लिम शरीयत के कानून हैं, क्रिश्चियंस लॉज हैं, सिख्स के अलग कानून हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सेंट्रल फैमिली लॉज हर धर्म के अपने अलग से हैं। तो इसी की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का एस्टैब्लिशमेंट इतना इजी नहीं रहता। ऑलराइट, सो ये बड़ा जरूरी है कि भाई जितने भी धर्मों के लोग हैं, चाहे आप कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना अप्लाई करें या इंप्लीमेंट करें, लेकिन कुछ एरियाज में जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे मैरिज है, डाइवोर्स है, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी है, अडॉप्शन के मामले हैं, ठीक है, यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जा सकता है। तो यही कोड लंबे समय से डिमांड भी करता रहा है। ऑलराइट, सो ये कुछ बेसिक अबाउट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कोर्ट्स की क्या जजमेंट है इससे संबंधित, जो कि हमें जानना जरूरी है, और इसी से हम समझ पाएंगे कि क्यों गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती कि कोर्ट का ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो हो, स्पेशली पर्टेनिंग टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो सबसे पहला केस जो है शाहबानो का केस का हम रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर सरला मुदगिल केस 1995 इज अ वेरी फाइन एग्जाम्पल जो बायगेमी के कंटेक्स्ट में है, और ट्रिपल तलाक 2017 का मामला था, वो तो हम सभी ने न्यूज में देखा है। मैं एक ही इसमें केस डिस्कस करूंगा। शाहबानो का केस का बहुत ही फाइन एग्जाम्पल है कि भाई 60 साल की महिला, 1985 का ये बात है, 60 साल की एक महिला है जिनका नाम है शाहबानो, और उनके हस्बैंड उनको क्या करते हैं, डाइवोर्स दे देते हैं। ठीक है, अब वो एक एल्यूमनी की डिमांड करती हैं कि भाई मुझे अपने में 60 साल की मेरी उम्र है, मुझे अपने बच्चों का पालन करना है, ठीक है, एंड आई एम नॉट कैपेबल टू फीड देम, लेकिन उनके हस्बैंड वो एल्यूमनी देने से मना कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि भाई शरीयत के कानून जो है उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं है। ठीक है, सो ये मामला हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट कहता है कि भाई आपको एल्यूमनी देनी पड़ेगी।
इसके बावजूद भी क्या हुआ बाद में कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी के प्रेशर की वजह से सरकार को इससे रिलेटेड अलग से कानून बनाना पड़ा और शाहबानों को इंसाफ नहीं मिला। ठीक है, तो ऐसे बहुत से जो हैं आपकी महिलाएं हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता। ये एक और मैं आपको इससे संबंधित एक डिस्कस करना चाहूंगा। ट्राइबल कम्युनिटी का केस है, अभी रिसेंटली ही 2021 का ही ये केस है कि राजस्थान की जो मीणा कम्युनिटी है वहां पर एक कपल जो था दे हैव डिसाइडेड टू सेपरेट कि हमें सेपरेट होना है। हस्बैंड वांट कि भाई मुझे डाइवोर्स लेना है अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट। अब जो महिला है वो कहती है कि नहीं, मैं आपको तलाक नहीं देना चाहती, क्योंकि ट्राइबल जो लॉज हैं वो भी अलग हैं और हिंदू मैरिज कानून जो है वो उन पर लागू नहीं होते हैं। जैसे आपने हिमाचल में भी पढ़ा होगा कि भाई एक जैसे लाहौल स्पीति में एक ट्रेडिशन है, किन्नौर रीजन में ये ट्रेडिशंस है कि भाई दो जो कपल है वो एक थ्रेड को फिंगर्स में बांधेंगे और उसको तोड़ देंगे और वो माना जाएगा कि डाइवोर्स हो गया। ठीक है, तो कुछ आपके इस प्रकार के कस्टम्स होते हैं ट्राइबल्स पे। ठीक है, सो इस प्रकार के कॉन्ट्रास्ट होते हैं जब आपके इतना ज्यादा पेचीदगी है कानूनों में। ठीक है, सो अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जो सभी के लिए समान होगा तो ऑफ कोर्स जस्टिस सभी को इजीली मिल पाएगा। स्पेशली जो वल्नरेबल सेक्शन है जिसमें आपकी माइनॉरिटीज आती हैं या विमेन टारगेट होती है स्पेशली, ठीक है, तो उनको एक सही प्रकार से जस्टिस मिल पाएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑन पर्सनल लॉज। तो पहला है इसमें प्रोटेक्शन टू वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो एज आई जस्ट मेंशन कि भाई हमारी जो आपकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको जस्टिस मिल पाएगा। ठीक है, अगर सही प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो। ठीक है, दे फील देमसेल्फ सेफ, कहीं किसी प्रकार का उनका लॉस नहीं होगा। स्पेशली विमेन के कंटेक्स्ट में बात करें तो ज्यादातर जो है विमेन ही टारगेट होती है। स्पेशली मैरिजेस के केसेस बहुत ज्यादा हैं से रिलेटेड डिफरेंट रिलीजन्स में। ऑलराइट, और जनरली ये देखा गया है कि जो आपके सेपरेट लॉज बने हैं, ठीक है, चाहे शरीयत के कानून हो, हिंदू मैरिज एक्ट है, किसी भी धर्म के हैं, दैट इज समवेयर बेस्ड ऑन पेट्रियार्की। तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते हैं आपकी जो आपकी मेल है, जो आपके मेल कम्युनिटी है, मेल कम्युनिटी तो नहीं कहेंगे, मेल जो वर्ग है उसी को वो सपोर्ट करते हैं। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड समान रूप से जब सभी के लिए लागू होंगे तो स्पेशली इससे फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा विमेन और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं। अदर देन दिस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द लॉ, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, अभी मैंने कहा ना बहुत पेचीदगी है कि भाई एक धर्म में भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, ट्राइबल्स के लिए अलग से कानून है। ठीक है, तो इतनी ज्यादा पेचीदगी होने से हमेशा जो है टकराव की स्थिति बनी ही रहेगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड समान रूप से सभी के लिए लागू होंगे सो इट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल, और बहुत ही इजी तरीके से, जिसको एक साधारण व्यक्ति, एक जो कॉमन मैन है वो भी आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म, हमारी प्रेम्बल में सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है। ठीक है, सो यूसीसी का जो आपका फॉर्मेट है या हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इट आल्सो सपोर्ट एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म। अदर देन दिस जेंडर जस्टिस, तो एक जेंडर इनइक्वालिटी बहुत लंबे समय से बनी हुई है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैंने अभी डिस्कस किया, शाहबानों का केस का रेफरेंस मैंने दिया कि ऐसे बहुत से मामले हैं जहां पर जेंडर इनइक्वालिटी को कानून भी सपोर्ट कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई कानून बना ही नहीं है। ठीक है, ऐसी बड़ी स्थिति है। लेकिन अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारत में लागू होगा तो वो जेंडर जस्टिस प्रोवाइड भी करेगा। ठीक है, तो ये कुछ फाइन एग्जांपल्स हैं जो कि पर्सनल लॉज के कंटेक्स्ट में बात करते हैं। नाउ टॉक अबाउट चैलेंजेस, ये तो हमने बात कर ली भाई आपके क्या इससे फायदे होंगे सिग्निफिकेंस के कंटेक्स्ट में। नाउ चैलेंजेस पे आते हैं। सबसे पहला है एक्सेप्शंस एंड सेंट्रल फैमिली लॉज। नाउ सेंट्रल फैमिली लॉज है क्या, तो जो ये जितने भी आपके डिफरेंट पर्सनल लॉज हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के, इनको ही सेंट्रल फैमिली लॉज कहा जाता है। लाइक हिंदू मैरिज एक्ट है या शरीयत के कानून है, क्रिश्चियन बोर्ड अलग से है, क्रिश्चियन लॉज हैं, सिख्स के कानून अलग से हैं, ठीक है, बुद्धिस्ट के कानून अलग से हैं। सो इस प्रकार के जो कानून है इन्हें सेंट्रल फैमिली लॉज कहा जाता है। नाउ देयर इज अ एक्सेप्शन स्पेशली इन कंटेक्स्ट विद नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड एंड मिजोरम, तो अंडर आर्टिकल 371A एंड 371G के तहत यह बात की गई है कि कोई भी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है इनके कस्टमरी लॉज को परिवर्तित नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे सामने चैलेंजेस हैं यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन के कंटेक्स्ट में। अदर देन दिस कम्युनल पॉलिटिक्स, देखिए
अब सबसे बड़ा जो एक रुकावट है, ये कहा जाता है स्पेशली माइनॉरिटीज के द्वारा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा तो इंडिया में अगर फैक्ट बेस्ड पे भी बात करें तो मेजॉरिटी में कौन सी क्लास रह रही है भाई, हिंदू कम्युनिटी ही है। तो यूसीसी जो बनेंगे या यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा वो प्राइमरी बेनिफिट करेगा हिंदू कम्युनिटी को, बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उनको इसका कोई डायरेक्ट फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेस पर बहुत बार जो है कम्युनल पॉलिटिक्स होती है, ये देखा गया है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स भी हैं भाई, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरफ हमें दिया गया है अंडर आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, कि सभी धर्मों के लोग समान हैं, ये कहा गया है अंडर आर्टिकल 14। अदर देन दिस अंडर आर्टिकल 25 राइट टू प्रिजर्व, प्रोफेस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आप अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को सपोर्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हैं यूसीसी की इंप्लीमेंटेशन में, तो ये कुछ कॉन्ट्रास्ट हैं, ये कुछ हर्डल्स हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। बट ये कहा जा सकता है इन जर्नल वे फॉरवर्ड में हम ये बात कह सकते हैं भाई कि हाँ, कि हम पूरी तरीके से भले ही स्टार्टिंग में यूसीसी को ना इंप्लीमेंट करें, बट यूसीसी की या यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपनी ही एक सिग्निफिकेंस है, और कोर्ट्स जो हमारी जुडिशरी है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट करती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है। जैसे मैंने बात की कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहां इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जोन है, जैसे मैरिजेस के ज्यादा केसेस होते हैं, ठीक है, मैरिजेस में ज्यादा समस्या खड़ी होती है या डाइवोर्स के केसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के कंटेक्स्ट में कानून बने हुए हैं कि भाई परिवार के एक ही सदस्य को फायदा देगा, या बहुत बार ऐसा देखा गया है रूरल एरिया में कि जो आफ्टर मैरिज जो आपकी परिवार की बेटी है जब दूसरे घर में चली जाती है तो उसका जो इनहेरिटेंस है, जो उसका प्रॉपर्टी है, वो उसके हाथों से चला जाता है, ठीक है। समाज में कुछ ऐसे कानून बना दिए, प्रेशर डाला जाता है कि वो अपना अधिकार उस प्रॉपर्टी पे ना जाहिर कर सके, ठीक है। तो ऐसे कुछ कानून व्यवस्था बनी है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन अगर यूसीसी के तहत इनको रखा जाएगा जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज है तो आसानी से धीरे धीरे जो है एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोसाइटी में। तो आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से आपको ये समझ आया होगा, और साथ ही साथ अभी रिसेंटली क्यों ये चर्चा में रहा है ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।